नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए वंदे मातरम। तो दोस्तों आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है शिक्षण कौशल और शिक्षण की विधियों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स हैं, वंदना जादौन की क्लास के हैं, लेकिन हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन है। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप लोग उसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है पूरी तरीके से, कोई चार्जेबल नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर लेंगे, एक लाइक करेंगे सभी लोग। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसी ही आपको हास्यलिखित नोट्स वाली वीडियो मिलेंगी और मॉर्निंग 4 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलती है। पर डे आप लोग देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। शिक्षण कौशल है आज की क्लास हमारी और शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, हम आपको पहले शिक्षण कौशल के बारे में बताते हैं कि जो शिक्षक होता है शिक्षार्थी को जिस शिक्षा प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखें कि शिक्षण शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण विधि के अंतर्गत कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल हम यहाँ पर 4 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 प्रकार का शिक्षण कौशल पढ़ेंगे। पहला है हमारा भाषा कौशल, दूसरा है अध्ययन कौशल, तीसरा है अध्यापन कौशल और चौथा है पाठ योजना कौशल। अब हम इन भागों की अगर हम बात करते हैं कौशलों की, तो इन कौशलों के अंतर्गत कई प्रकार की विधियां होती हैं शिक्षण की। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं और इनके बारे में आगे हम विस्तार से भी बात करेंगे। तो ज़रा वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा। भाषा कौशल के अंतर्गत पहला पढ़ेंगे हम श्रवण कौशल, दूसरा भाषण कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। ये भाषा कौशल के अंतर्गत 4 विधियां आती हैं। उसके बाद में है अध्यापन कौशल की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है श्यामपट्ट, चौथा है प्रश्नोत्तर कौशल और पांचवा है प्रवाह कौशल। अगला है अध्ययन कौशल। अध्ययन विधियां कौन कौन सी होंगी? तो पहले पढ़ेंगे हम व्याकरण शिक्षण विधि, दूसरी गद्य शिक्षण विधि, तीसरी पद्य शिक्षण विधि और चौथी नाटक शिक्षण विधि। उसके बाद में आती हमारी पाठ योजना कौशल के अंतर्गत भी हम काफ़ी योजनाओं को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला है हमारा गद्य पाठ योजना, दूसरी है पद्य पाठ योजना, तीसरी है व्याकरण पाठ योजना, चौथी है प्रश्नोत्तर कौशल योजना, पांचवी है अनुवाद पाठ योजना और छठवीं है नाटक की पाठ योजना। उसके बाद में अब हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले भाषा कौशल हमने आपको बताया था पहले नंबर पर। तो भाषा कौशल देखिएगा, भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी भी व्यक्ति की संप्रेषण की सहायता से उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है और इसके 4 सोपान हैं। जरा आप लोग इनको याद रखिए। मैंने आपको बताया था श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, इन सभी सोपानों को क्रम से साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बहरा हो तो गूंगा जरूर होगा। ये याद रखें आप लोग, यदि कोई व्यक्ति जन्म से बहरा है तो वो गूंगे के लक्षण उसमें ज़रूर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाषा कौशल के जो सोपान हैं उनको हम 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि बहरेपन और गूंगेपन इन दोनों पर डिपेंड करता है भाषा का कौशल। तो भाषा कौशल के यहाँ पर 2 सोपान पढ़ेंगे, 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहला है ग्रहण और दूसरा है अभिव्यक्ति। ग्रहण के अंतर्गत व्यक्ति 2 प्रकार से ग्रहण कर सकता है, वो सुनकर भी ग्रहण कर सकता है और पढ़कर भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति, दूसरों के सामने व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन 2 तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से अभिव्यक्ति दे सकता है। पहली है भाषण के द्वारा
और दूसरी है लेखन के माध्यम से। अब ग्रहण कौशल के अंतर्गत इसको हम संस्कृत शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो याद रखें आप लोग, श्रवण का मतलब सुन करके ग्रहण करना और पठन का मतलब पढ़ करके ग्रहण करना। व्यक्ति में भाषण कौशल का मतलब होता है मौखिक अभिव्यक्ति, किसी के सामने हम बोल करके मुंह जबानी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। और लेखन कौशल के अंतर्गत हम किसी भी चीज़ को लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, भाषा कौशल को दो शाखाओं में यहाँ पर बांटा गया है, पहला ग्रहण कौशल और दूसरा अभिव्यक्ति कौशल। समझ में आए आप लोगों के तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको मैं सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो याद रखें आप लोग, यहाँ पर इनको फिर दोबारा से बताया गया है कि श्रवण कौशल, ठीक है, और जो है हमारा ये हमारा ध्वनि का विज्ञान कहलाता है। श्रवण कौशल हमारा ध्वनि का विज्ञान कहलाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। और भाषण कौशल, श्रवण कौशल और जो भाषण कौशल है हमारा, ये ध्वनि का विज्ञान कहलाता है, क्योंकि हम इनको सुन करके ग्रहण कर सकते हैं और सुन करके ही सुना करके अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन पठन और लेखन कौशल ये लिपि विज्ञान से संबंधित है। किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो लिखी हुई को ग्रहण करते हैं, और लिखते हैं तो किसी को लिख करके हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम इनको विस्तार से और भी विस्तार से पढ़ते हैं। तो श्रवण कौशल को देखिएगा आप लोग, भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से होता है, लेकिन केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं होता, बल्कि ध्यानपूर्वक सुन करके वक्ता के आशय को ग्रहण करना भी एक श्रवण कौशल कहलाता है। ये इसकी कंप्लीटली डेफिनेशन है। यानी कि भाषा का केवल ग्रहण करना ही श्रवण कौशल नहीं होता, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक सुन करके वक्ता के सामने जो आपने ग्रहण किया उसको पुनः प्रस्तुत करना श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत आने वाली विधियों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, वक्ता के द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज या धीमी आवाज़ में श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और होना, बहरेपन या कोलाहल आदि, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आने वाली विधियां हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। श्रवण कौशल के विकास के तत्वों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, वक्ता के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना और वक्ता के संप्रेषण की शैली, तकनीकी साधनों का उपयोग जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक और चलचित्र आदि के माध्यम से भी हम संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये श्रवण कौशल के विकास के तत्व हैं। श्रवण कौशल के अंतर्गत हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं, तो याद रखें आप लोग, वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, उस जिस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है उसके प्रति रुचि अधिक होना चाहिए, ये भी याद रखें। श्रवण कौशल को प्रस्तुत करने के लिए वो किन किन विधियों का और साधनों का उपयोग करता है, ये भी बात उसे याद रखना चाहिए, ठीक है। और उनके माध्यम आपको हम बता रहे हैं, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक या फिर चलचित्रों के माध्यम से भी हम संप्रेषण श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। भाषण कौशल की अगर हम बात करें तो ये एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगत प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। और शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उसका शुद्ध उच्चारण करना भाषा कौशल कहलाता है। तो याद रखें आप लोग इस चीज़ को कि सुसंगत तरीके से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जाना भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उसे ग्रहण करके दूसरों के सामने शुद्ध उच्चारण करके प्रस्तुत करना भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य और यही परिभाषा है। अब पठन कौशल के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो देखिए, पठन कौशल पढ़ना मात्र ही पठित कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। छात्र पढ़कर ही अर्थ को ढूंढ सकते हैं या उसकी खोज कर सकते हैं, उसका अन्वेषण कर सकते हैं। सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव हैं, अतः इसका निवारण पठन से ही होता है, और श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखें आप लोग, सुनने के बजाय पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए पठन कौशल में ध्वनि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है, ठीक है।
तो आप लोग ये चीज़ों को याद रखें। आप लोग लाइक कीजिएगा एक लोग सभी। और लेखन कौशल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य लेखिक अभिव्यक्ति होती है और इसके आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को सुसंगत प्रयोग किया जाना ही लेखन कौशल कहलाता है। संगठित तरीके से शब्दों को प्रयोग किया जाना लेखन कौशल है। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग शुद्ध तरीके से हुआ है या सुसंगठित तरीके से हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यही लेखन कौशल कहलाता है। उसके बाद में अध्यापन कौशल का मतलब दूसरों को हम किस तरीके से पढ़ाने का कौशल होता है, दूसरों को पढ़ाने का किस तरीका होना चाहिए। तो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, ये एक पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है, ये याद रखें। और कौशल की अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों में, तो प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए जाने चाहिए। जब भी कोई अध्यापक क्लास के अंतर्गत पढ़ाता है तो विद्यार्थी को अध्यापक द्वारा पढ़ाने से पूर्व, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लेना चाहिए। दूसरा उद्देश्य अध्यापन कौशल का कि प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ होने चाहिए और प्रश्नों के अंतर्गत एक क्रमबद्धता और प्रासंगिकता होनी चाहिए। एक के बाद एक होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ होना चाहिए कि विद्यार्थी जिस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं और उस चीज़ से स्टार्ट करके एक सरलतम ज्ञान से कठिनतम ज्ञान की तरफ विद्यार्थियों को अध्यापन कराना चाहिए। प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले अध्यापक को विद्यार्थी को पढ़ाते वक्त सरल प्रश्न देना चाहिए, उसके बाद कठिन प्रश्नों की शुरुआत करनी चाहिए और भाषा भी स्पष्ट हो। प्रश्नों की भाषा शैली स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, तभी जाकर के विद्यार्थी को संपूर्ण तरीके से वो अध्ययन कौशल समझ में आ सकता है। पांचवा है कि अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए, जो पाठ की ओर से होना चाहिए और एक बढ़ने के क्रम में होना चाहिए। ये आप लोग याद रखें कि अध्यापन कौशल के अंतर्गत जब भी आप लोग प्रस्तावना प्रश्न करते हैं तो 4 प्रश्नों के या किसी भी तरीके से आप लोग जितने भी प्रश्न करवाएं सबके उत्तर एक क्रमबद्धता से साथ में होना चाहिए और अंतिम जो प्रश्न होगा एक समस्यात्मक हो। और जब विद्यार्थी उस अंतिम प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो आप लोग उस प्रश्न के ऊपर संपूर्ण चैप्टर का, संपूर्ण प्रकरण का पूरी तरीके से विस्तार से विश्लेषण करेंगे क्लास के अंतर्गत। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा 5 सवाल किए जाते हैं और याद रखें आप लोग, प्रस्तावना जब भी आप लोग पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना के अंतर्गत कम से कम 5 प्रश्न होना चाहिए और 4 प्रश्नों के अंतर्गत क्रमबद्धता होती है और अंतिम जो सवाल होता है वो समस्यात्मक होता है और उस समस्यात्मक प्रश्न का जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं तो आपको उस प्रकरण की पूरी तरीके से व्याख्या करनी चाहिए, तभी जाकर के अपनी एक पाठ्य योजना जो होगी एक सभ्य पाठ्य योजना होगी, एक प्रासंगिक पाठ्य योजना कहलाती, उचित पाठ्य योजना कहलाती है। अन्वेषण प्रधान प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रश्नावना कौशल का अंतिम समस्यात्मक की तरफ अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए कि बीच बीच में विद्यार्थियों को जब आप प्रकरण करवाते हैं तो प्रकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों से बीच में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों से छात्रों से चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और मनन शक्ति का विकास होता है। उसके बाद में पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापक को ये याद रखना चाहिए कि शामपट्ट कौशल का भी प्रयोग करना चाहिए। एक लेखन कौशल के विकास के लिए शामपट्ट कौशल का विकास बहुत जरूरी है। शामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय अध्यापक को निम्न बातें याद रखनी चाहिए, जरा देखिएगा उनको कि शामपट्ट पर लिखे हुए प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। इन शब्दों का आकार ऐसे हो कि प्रत्येक छात्र उनको देख सके, साफ सुथरी हैंड राइटिंग के अंतर्गत होना चाहिए। प्रमुख प्रश्नों को दिखाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कर रहा हूं, इस तरीके से उनको अंडरलाइन कर दें, रेखांकित कर देना चाहिए। शामपट्ट पर लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर आपको खड़े होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पूर्ण तरीके से शामपट्ट दिख सके, ये आप लोग याद रखें। कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए शामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए कि जब भी प्रकरण के अंतर्गत कोई भी कठिन शब्द आता है उसको आपको शामपट्ट पर लिख देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को वो याद रखे उस कठिन शब्द को और उस कठिन शब्द की आपको व्याख्या भी करनी है, उसका अर्थ और उच्चारण भी पूर्ण तरीके से विद्यार्थियों को बताना होगा। शामपट्ट लेखन को साफ करते समय ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए हमेशा, ताकि नीचे वाले प्रश्नों को विद्यार्थी लिखते चले जाएं।
मूल्यांकन और गृह कार्य को श्यामपट्ट पर लिख करके देना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखें कि प्रकरण को पूर्ण होने के पश्चात में श्यामपट्ट पर आप बच्चों को जब भी होमवर्क या गृह कार्य देते हैं तो उसको श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। भाई अगले दिन आपको ये होमवर्क करके अपनी कॉपी में लाना है। प्रश्नोत्तर कौशल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे यहाँ पर, तो किस प्रकार से वे अपने उत्तर को बताते हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जो विषय से संबंधित हो और सार्थक हो और उसका भाव स्पष्ट और शुद्ध रूप से बच्चों को समझ में आ सके। पहली बात प्रश्नोत्तर के पश्चात में दूसरी है कि प्रश्न के उत्तर का स्तर होता है छात्रों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, उसकी किताब से होना चाहिए, उसके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, तभी जाकर के विद्यार्थी उस प्रश्न के उत्तर का जवाब दे पाएगा। प्रवाह कौशल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। प्रवाह कौशल का मुख्य उद्देश्य निरंतरता या प्रवाह होती है। प्रश्नों के अंतर्गत एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये याद रखें आप लोग कि इस कौशल का प्रवाह शिक्षक उन छात्रों के लिए करता है जो पढ़ने से विचलित हो जाते हैं। बीच बीच में बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो उनकी एक लयबद्धता टूट जाती है। तो इस प्रवाह को बनाने के लिए आपको प्रवाह कौशल का उपयोग करना जरूरी है। तीसरा है उनसे प्रश्न करके प्रोत्साहन करना अथवा पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, और इस कौशल के अंतर्गत ये आता है। पुनर्बलन जैसे किसी विद्यार्थी ने सही प्रश्न का उत्तर का सही जवाब दे दिया तो आपको उसको शाबाशी देनी चाहिए। भाई बच्चे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न का जवाब दिया है, आपके लिए बहुत बहुत शाबाश। तो पुनर्बलन देने से बच्चे के अंतर्गत एक उत्साहवर्धन होता है और वो अच्छी तैयारी करने की कोशिश करता है कि भाई मेरे प्रश्न का सही जवाब मैंने दिया है तो मैं आगे और भी अच्छी तैयारी करूं। बच्चे को पुनर्बलन देने से उसका उत्साहवर्धन होता है। पुनर्बलन मौखिक या लिखित या सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। पुनर्बलन आप लोग लिख कर भी दे सकते हैं, मुंह से बोल कर भी दे सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब समझिएगा, यदि विद्यार्थी ने प्रश्न का जवाब सही दे दिया और आप लोगों ने विद्यार्थी से कहा कि आपका प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, तो आपका एक सकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का जवाब गलत दिया जाता है तो विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है और विद्यार्थी को कहा जाता है अध्यापक के द्वारा कि आपने इस प्रश्न का गलत जवाब बताया, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कोई भी पुनर्बलन नहीं दिया जाता। ये एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, बच्चे को हतोत्साहित कर दिया जाता है। उस कंडीशन के अंतर्गत वो नेगेटिव पुनर्बलन कहलाता है। अब हम अध्ययन कौशल के अंतर्गत कुछ विधियों की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे श्रेष्ठतम विधियाँ कौन कौन सी, उनके उद्देश्य क्या है, पाठ्य योजना के अंतर्गत उनके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, उनकी हम इस टॉपिक में अब बात कर रहे हैं। पहला, शिक्षण के अंतर्गत कुछ शिक्षण किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत, दूसरा है पद्य शिक्षण, तीसरा गद्य शिक्षण, चौथा है नाटक शिक्षण और पांचवा है अनुवाद शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आगमन और निगमन विधि का सबसे श्रेष्ठतम विधि है, इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान कराना, भाषा का ज्ञान कराना, और पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण। उसके बाद वह है पद्य शिक्षण योजना। तो पद्य शिक्षण योजना को याद रखें, खंडायन विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है रस अनुभूति, रस की अनुभूति, जिसमें स्वस्वर वाचन और संभेद वाचन और अभिनय, सस्वर वाचन और संभेद वाचन किया जाता है। उसके बाद में है अपनी गद्य विधि। तो गद्य शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याख्यान विधि सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें विद्यार्थी इस विधि का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और इसमें आदर्श वाचन किया जाता है। नाटक शिक्षण के अंतर्गत अभिनय या संवाद के माध्यम से इसकी श्रेष्ठतम विधि है नाटक शिक्षण की, और इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से अच्छे संस्कार के अंतर्गत डालना। इसमें अभिनय करके भी, पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य अभिनय करके हम विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। अनुवाद शिक्षण के अंतर्गत होता है कि द्विभाषा शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है और इसमें विद्यार्थी को दोहरी भाषा का ज्ञान होता है, और ऐसा जो होता है वो साक्षात्कार अनुवाद के अंतर्गत इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंटरव्यू के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम गद्य शिक्षण विधियों की। तो देखिएगा, गद्य शिक्षण विधियाँ क्या है
इनके बारे में बात करते हैं। तो ये दो तरीके से होती है गद्य शिक्षण विधियाँ, दो प्रकार की हैं। पहली है हमारी शिक्षक केंद्रक विधि, शिक्षक केंद्रक विधि, और दूसरी है हमारी बाल केंद्रित विधि। याद रखें आप लोग, शिक्षण गद्य शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की है। पहला है शिक्षक केंद्रक विधि और दूसरा है बाल केंद्रक विधि। शिक्षक केंद्रक विधि के अंतर्गत विधियाँ निम्न है। पहली व्याख्यान विधि, दूसरी ऐतिहासिक विधि, तीसरी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, चौथी ट्यूटोरियल विधि, पांचवी अभिक्रमित अनुदेशन विधि और छठवीं है समीक्षा विधि। ये अपनी शिक्षक केंद्रक विधि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बाल केंद्रक विधि में आती है प्रोजेक्टर विधि, अगली चर्चा विधि, फिर असाइनमेंट विधि, चौथी है निगमन विधि, पांचवी है आगमन विधि और छठवीं है ह्यूरिस्टिक विधि। ये जो मैं आपको विधियाँ बता रहा हूँ, इन विधियों के बारे में पूर्ण तरीके से हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ना हो तो प्रत्येक विधि को मैंने प्लेलिस्ट के अंतर्गत डाला है, आप लोग जा कर के वीडियो देखिएगा। साइकोलॉजी मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग वहाँ से इन विधियों के जनक भी, इनकी उद्देश्य भी, आप लोग इनकी विशेषता पूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं। आगमन विधि की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, आगमन विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक केवल व्याख्या देता है, बालक सुनते हैं और कुछ समय तक छात्र सक्रिय रहते हैं लेकिन बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। इस तरीके से ये विधि शिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एहतियात विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते समय आसपास की वस्तुओं को जोड़ता है और इसके प्रवर्तक कौन है, ब्रूनर साहब। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन विधियों के जनकों के बारे में नहीं बताया है, खास तौर के आप लोग जनकों की जब बात करेंगे तो आपको स्पेशल बताया गया है। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस विधियों के जनकों की प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप लोग देखिएगा उनको। अगली है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं जिसमें छात्र की समस्या दूर होती है। ठीक है, और उसके बाद में अगला है ट्यूटोरियल विधि। इस विधि के अंतर्गत कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षक उनके पास जाकर के समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करते हैं। उसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके प्रवर्तक स्किनर साहब हैं और इसमें पाठ्य वस्तु को सबसे पहले छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है और बालक अपनी अनुक्रिया दिखाता है जिससे बालक को नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत। अगली है समीक्षा विधि, जिसमें शिक्षक जो होता है छात्रों का केवल मूल्यांकन करता है, समीक्षा विधि के अंतर्गत। आगे है बाल केंद्रित विधि। तो बाल केंद्रित विधि में सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक जो होता है छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देता है जिससे बालकों में समस्या दूर करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। नेक्स्ट है चर्चा विधि। चर्चा विधि की बात करते हैं तो इसमें शिक्षक जो होता है पाठ्यक्रम के किसी भी एक भाग पर बालकों में सामूहिक चर्चा करता है और उसके पश्चात समस्या का निराकरण करता है और ये एक छात्र केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट है असाइनमेंट कार्य। असाइनमेंट विधि क्या है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा छात्रों को दो प्रकार से कार्य दिए जाते हैं। पहला तो दिया जाता है आपको होमवर्क, भाई घर पे करके आपको घर के लिए होमवर्क दिया जाएगा, कल अगली क्लास में आपको इस होमवर्क को चेक किया जाएगा। उसके बाद में है कक्षा कार्य। विद्यालय क्लास में ही बैठ करके बच्चों को कुछ होमवर्क दिया जाता है कि जो विद्यार्थी गृह कार्य करने में असमर्थ होते हैं उनको कक्षा में ही कार्य करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में है निगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। आगमन और निगमन विधि का तो मैंने पूरी तरीके से अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरी साइकोलॉजी मिलेगी, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से PDF भी मिलेगी, चिंता मत करिएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, यदि पहली बार आए हैं बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलने के लिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगली विधि है अपनी आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत देखिएगा इसमें पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद में इसमें नियम बताया जाता है। अगली है ह्यूरिस्टिक विधि, यानी करके सीखना, डूइंग बाई लर्निंग, करके सीखना। इस विधि के अंतर्गत पाया जाता है ह्यूरिस्टिक विधि में कि बालक करके सीखता है, जैसे बालक के समक्ष पूरी समस्या रख दी जाती है और छात्र अपने सूझ के माध्यम से उस समस्याओं का हल करता है। तो याद रखना है ये कॉलर का सिद्धांत था।
कॉलर का सिद्धांत था, इससे मैच खाती है सूझ विधि। ठीक है, उसने चिंपांजी बंदर पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक पर। तो कॉलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो याद रखें आप लोग, अधिगम के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मैंने सभी वीडियो बनाई है अधिगम के सिद्धांतों की। अधिगम के सिद्धांत आपको मैंने पूरी तरीके से वीडियो बनाया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, अगले वीडियो अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी तक। ठीक है, और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में कर सकते हैं। लगातार मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, पर डे के करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, करंट 4 बजे होती है मॉर्निंग में, आप लोग 4 बजे बिल्कुल फिक्स 4 बजे आपको वीडियो मिल जाती है। 25 प्रश्न आपको उस वीडियो के अंतर्गत दिए जाते हैं। एक प्रश्न अंतिम पूछा जाता है जिसका कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जवाब देना होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए हमारा राम राम। सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।